पाकिस्तान इकॉनमी के 3 ऐसे इशू हैं कि जिन्हें अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया जाए तो ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि अवाम के लिए भी फ़ायदा होगा और हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा और अवाम को बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या आप कह सकते हैं कि दूसरे तमाम मौक़े मिलेंगे। अब इसमें सबसे पहले तो अगर हम देखें तो अगर हम रेवेन्यू को अपने बढ़ा लें और वो रेवेन्यू ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं उनके पास जाना पड़ेगा। उनको जो जैसे शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा था कि हम उनके पास जाते हैं, हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा कि जो लोग एलिजिबल तो हैं टैक्स देने के लिए लेकिन वो लोग टैक्स नहीं देते। आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाएं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। आप उसकी तरफ नहीं जाते, आप रिग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाते हैं। जो आवाम की बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, आप अगर उन्हें बढ़ाएंगे तो आवाम के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 220 मिलियन में से सिर्फ 2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो टैक्स फाइलर्स हैं, और टैक्स फाइलर्स भी वो हैं कि उनमें से भी चंद लोग ऐसे हैं कि जो हर साल हाली टैक्स के गोशवारे जो है वो जमा करवाते हैं। तो एक तो हमें अपना टैक्स नेट जो है उसे बढ़ाना होगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है डिजिटल इकॉनमी। डिजिटल इकॉनमी को हम उस तरह कैटर नहीं कर पा रहे। यंग जनरेशन हमारे मुल्क में 60% प्लस जो है वो यंग जनरेशन है, लेकिन हम उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि बाहर के जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो फ्री लांसिंग की तरफ लेके जाते हैं वो पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। जिसमें सबसे बड़ी अगर एग्जांपल लें तो पेपाल की है। पेपाल इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्चुअल बैंकिंग सिस्टम जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद रिगार्ड टू योर पेमेंट्स। मतलब अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है या किसी से पेमेंट रिसीव करनी है, वो एक बहुत ही रीज़नेबल इंस्टीट्यूशन है और पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। मतलब पूरी दुनिया के जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो इसके थ्रू बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेड करते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन का भी पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज़ है हमारे लिए, और इसके ऊपर भी हुकूमत को सोचना चाहिए। इन लोगों को परस्यू करें, इनको प्रॉपर आल्दो करंट गवर्नमेंट ने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा मुकाम हासिल किया, कुछ ना कुछ है जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में लाने में रुकावट है। वो क्या रुकावट है? आमतौर पे ये कहा जाता है कि FATF की वजह से जो है पाकिस्तान में ये अदारे नहीं आ रहे। तो ऐसा डायरेक्ट लिंक तो नहीं है इनका उसके साथ, लेकिन ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। और वो देखते हैं कि पाकिस्तान इज़ इन द ग्रे लिस्ट, तो क्यों पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और उसकी वजह से जो इम्प्लीकेशंस होती हैं, उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को मुतासिर करती हैं। लेकिन फिर भी हुकूमत को चाहिए कि जितना हो सकता है ये डिजिटलाइज़ करे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। आल्दो आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अडॉप्ट किए हैं जैसे ओशन डिजिटल अकाउंट हो गया, या इसकी तरह के दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने डिजिटल पाकिस्तान के नाम से जो कैंपेन लॉन्च की थी वो उसमें रीज़नेबल चीज़ तो है। जैसे मैंने बताया कि 60% अगर पॉपुलेशन यूथ की अगर इसको प्रॉपर ये वसाइल दिए जाएँ, इसको प्रॉपर ये पॉइंट दिए जाएँ, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिल के इन लोगों को, इन यंग जनरेशन को अगर ये मौके दिए जाएँ तो पाकिस्तान में ऑलरेडी ना सिर्फ डॉलर आएंगे बल्कि यहाँ के जो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। और सबसे बढ़ के जो लोकल इकॉनमी है उसके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं समझता हूँ कि वो आपकी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। कॉस्ट का भी जो फैक्टर है उसको भी देखना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके लिए आप चाइना की मदद ले सकते हैं, इसके लिए आप दूसरे जो ममालिक हैं उसकी मदद ले सकते हैं कि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो बेहतर होनी चाहिए और उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक चीज़ 20 रुपये की बना रहे हैं और वही चीज़ आपको चाइना से 10 रुपये की मिल रही है। ये 3 पॉइंट्स पे अगर हुकूमत सीरियस होकर काम करे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को जो है वो किसी तरह पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की डेफिशिएंसी फील करना पड़ेगी। तीसरा पॉइंट मैंने इसलिए इसमें ऐड किया चूँकि हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब्सिडीज़ पे चलती हैं, वो एक्सपोर्ट के लिए कोई नई वेन्यूज़ भी उनको नहीं मिलते। आपने यूरोपियन ममालिक से GPS प्लस स्टेटस तो लिया, लेकिन आपने वो जो स्टेटस आपको मिला आपने उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ भी नहीं किया। फिर आपके लोकल सतह पे भी आप चाइना के साथ आपका बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ईरान के साथ ट्रेड डेफिसिट है। इवन के अगर इन ममालिक के साथ ही हम अपनी ट्रेड को ठीक कर लें तो सेंट्रल एशिया में आपके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इसके अलावा ईस्ट एशिया में बहुत बड़ी, आसियान के जो ममालिक हैं उनमें बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है आपके लिए, आपकी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इनको एक्सप्लोर करने के लिए हमारी प्रोडक्ट्स का चीपर होना और
کوالٹیٹیو ہونا، یہ دونوں چیزیں انپورٹنٹ ہیں. اگر یہ ہوں گی تو ہماری جو ریونیو کی اسٹریم ہے وہ بڑھے گی اور حکومت کو نہ صرف ریونیو اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی بلکہ جو لوکل ان امپلائڈ فورس ہے ہماری وہ بھی ایک امپلائڈ سائڈ پہ چلی جائے گی. اب ان تینوں پوائنٹس کو حکومت کس حد تک سیریس لے رہی ہے یا اسی طرح ہی کام چل رہا ہے کہ جی آپ نے 5 سال پورے کرنے ہیں اور 5 سال کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. 2.5 سالوں میں تو ابھی کوئی ایسی ایک چینج نظر نہیں آیا. حکومت کی طرف جانے سے یہ 1 کروڑ کے لگ بھگ نوکریوں کا اعلان کیا تھا وچ واز ٹوٹلی ان ریئلسٹک گول. تو یہ جو ان ریئلسٹک گول ہیں ان کو ہمیں سائڈ پہ کرنا ہوگا. اسمارٹ گول کی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. اسپیسیفک میئریبل ٹائم باؤنڈ گولز ہمارے ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کو اچیو بھی کر پائیں اور عوام کے آگے سرخرو بھی ہو پائیں.